नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की खबरों की, जहां पहली तस्वीर है सीएम धामी के पंजाब दौरे की। तो 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम धामी के पंजाब दौरे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है मौसम विभाग के बारिश को लेकर संभावना जताने की। तीसरी तस्वीर है हेमकुंड साहिब को लेकर प्रशासन की सख्ती की। और आखिरी तस्वीर है उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड दौरे की। तो ये उत्तराखंड की 4 बड़ी खबरें और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पंजाब दौरे की, क्योंकि आज पंजाब दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी है बड़ी खबर। सीएम धामी आज पंजाब के दौरे पर है। पंजाब में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार और अमृतसर में चुनावी प्रचार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टॉप स्टार प्रचारक है, तो आज का उनका एक कार्यक्रम पंजाब के दौरे पर है। पंजाब में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, चुनावी जनसभाएं करेंगे और अमृतसर में प्रचार प्रसार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। इस बार गर्मी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। देश भर में तापमान बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन देवभूमि में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है और बताया है कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी। और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। प्लेन्स में मैं कहूंगा कि एका दुका जगहों में प्लेन्स में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31 में और 1 में भी रहने वाली एक्टिविटी एक बार फिर से करवट ले सकता है। हालांकि नौतपा का आज 5वां दिन है, ऐसे में उत्तराखंड में भी तापमान 40 डिग्री के पार है। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसके लिए सीधा रुक करेंगे अभय कैंतुरा का, हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, अगर बात मौसम की करें, नौतपा का आज 5वां दिन, ऐसे में गर्मी का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ हो, तापमान किस तरह से, क्या जानकारी, क्या अपडेट? दीपिका, अगर हम उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो मौसम है वो इस समय कह सकते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार काफी उमस और तपिश भरा यहाँ पर नजर आ रहा है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में 40 के करीब ये तापमान पहुंच चुका है। हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार में 43 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और ये पिछले सालों की तुलना में इस बार बढ़ा हुआ रिकॉर्ड है, जो सीधे तौर पर जनता को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी जनता के लिए कई तरह की मुसीबतें यहाँ पर लेकर आ रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर मौसम बदलने की बात जरूर कही है, जिसमें आप खास तौर पर कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद का जो हिल एरियाज है, चमोली जनपद का जो हिल एरिया है या फिर बागेश्वर जनपद का जो हिल एरिया है, वहां पर मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है या फिर मैदान क्षेत्रों से लगे आसपास के जो जनपद है, वहां पर तापमान में किसी भी प्रकार से कोई नरमी बरतती नहीं दिख रही है, ना ही कोई मौसम बदलने की कोई संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ये मौसम अगले 48 से लेकर 72 घंटे का अनुमान यही है कि उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर जो खासतौर पर जो मैदानी जो जनपद होंगे वहां पर मौसम शुष्क रहेगा और शुष्क के साथ जो तापमान में है उस तापमान में वृद्धि होती नजर आएगी। आम जनता के लिए बढ़ा हुआ तापमान ये कह सकते हैं कि काफी परेशानियों भरा कहा जा सकता है।
खासतौर पर बच्चों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो तापमान वृद्धि का जो है वो सीधे तौर पर उनके लिए एक बीमारियों तरफ का न्योता जिस देता तरह हुआ से बढ़ता हुआ पारा, दूसरी तरफ जिस तरह से लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और तीसरी तरफ बिजली की कटौती, कैसे ये जो मौसम की जो चौतरफा मार है, जनता कैसे इससे बचे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश जरूर कहा जाता है, लेकिन इस ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का हाल सबसे बुरा है यहाँ पर। अभी भी ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री वाले जो क्षेत्र, आपके सिडकुल का जो क्षेत्र है, सिडकुल के क्षेत्र के अलावा भी जो मैदानी जो क्षेत्र या ग्रामीण जो क्षेत्र, वहाँ पर बिजली की जो कटौती है वो शुरू हो चुकी है। देहरादून में भी 2 से 3 घंटे की कटौती अभी ये कह सकते हैं कि रोजाना यहाँ पर जारी है। हरिद्वार में भी इसी प्रकार का आलम है, और उधम सिंह नगर में भी यही सब चीजें देखने को मिल रही है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी 1 से 2 घंटे की जो विद्युत आपूर्ति कटौती है वो लगातार जारी है। ऐसे में जब तापमान में जब वृद्धि यहाँ पर हो रही है, तो विद्युत कटौती के चलते जो जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, वो सीधे तौर पर जो आम जनता है या फिर जो किसान, उन दोनों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं पर तापमान की वृद्धि के साथ वो सभी व्यवस्थाएं ढहती हुई नजर आ रही है, और जो जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाजारों का हाल ये कहा जा सकता है कि दिन में लगभग दोपहर 1 बजे के बाद से लगभग शाम 4 बजे तक की स्थिति यह है कि बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। क्योंकि जो उमस और तपिश है, उस उमस और तपिश में बिल्कुल, यानी गर्मी से बिल्कुल भी राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अभी क्या माना जाए, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? और साथ ही क्योंकि बात यही आ रही थी, आमतौर पर यह होता है कि 1 जून से केरल में मानसून हिट हो जाता है, उत्तराखंड में वो मानसून कब तक पहुंचेगा, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? और अगर उत्तराखंड के लोकल मानसून की बात करें, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग का साफ तौर पर अंदाजा यही है कि 31 या 1 जून ठीक है, अभी आपको रोक रही हूं, हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, मौसम विभाग के निदेशक है देहरादून से। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। विक्रम जी, एक तरफ मौसम की मार क्योंकि बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, और तीसरी तरफ जिस तरह से बिजली कटौती, कैसे बचा जाए और मौसम को लेकर क्या अपडेट? हाँ, अभी आप देखेंगे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो अगले 2 से 3 दिन में जो यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो तापमान है वो कम होंगे अब कल से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अभी पिछले 2 से 3 दिन में हमारे जो टेम्परेचर है, जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, उसमें करीब 3 से 4 डिग्री तो ऊपर चल रहे हैं सामान्य से। हालांकि हीट वेव कंडीशन ऐसा नहीं बन रही है, परंतु ये कि लगातार सामान्य से ऊपर 3 से 4 डिग्री तक वो बने हुए हैं। इसी तरह हिल्स में भी करीब सिचुएशन ऐसी है। जी विक्रम जी, जिस तरह से अगर केरल में जो मानसून आता है वो केरल में हिट हो जाता है 1 जून से, उत्तराखंड में वो कब तक पहुंचेगा? और साथ ही उत्तराखंड का जो लोकल मानसून है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, लोकल मानसून तो कुछ नहीं होता है कि जो मानसून सीजन ही होगा जब आएगा मानसून है ऊपर को। और अभी तो 1 तारीख के तक तो केरल में आता है, 31 इस बार बोला था कि 31 मई में आ जाना चाहिए केरल में। उसमें भी हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो। तो वहां से हमारे उत्तराखंड पहुंचने में तो करीब 20 से 25 दिन लगता है, तो हमारा करीब 25 जून के आसपास नॉर्मल डेट है। लेकिन ये कि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तो पहले से शुरू हो जाती है, तो राहत मिलना शुरू होगा। और अभी जून में अगर फर्स्ट वीक में देख रहे हैं तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कम होंगे। जी विक्रम जी, साथ ही पिछले साल जब हमने मानसून देखा, कुछ खास मानसून देखने को नहीं मिला, उतनी बारिश नहीं हुई, जाड़ों में भी ज्यादा बारिश नहीं हुई। अब की बार कैसा मानसून देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में? देखिए, मानसून तो सामान्य था पिछली बार भी, अगर पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे जून से सितंबर का जो पीरियड है। हाँ, ये था कि इस बार अगर बात कर लें तो जो विंटर सीजन है या पोस्ट मानसून सीजन गया जो है, तो उसमें रेनफॉल या जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो काफी कम रही है ना, ये तो बिल्कुल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। बाकी इस बार के लिए तो यही बोला गया कि जो मानसून है वो सामान्य से अधिक रहेगा, सामान्य से यानी बेहतर रहेगा अब की बार। जी, सामान्य से ऊपर रहने ही बारिश जो है। साथ ही विक्रम जी, ये भी जानना चाहेंगे कब तक बारिश का अनुमान मान के चले, कब से उत्तराखंड में बादल जो है बरसते हुए दिख पाएंगे? और क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो उसके साथ ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर होता है, तो ह्यूमिडिटी उसके साथ अगर आएगी तो कैसे बचाव करें? हाँ, देखिए, ह्यूमिडिटी अभी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स में जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स है उत्तराखंड पे आ रही है, और उसी की वजह है कि यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर अभी तक मैदान क्षेत्रों में नहीं बढ़े हैं। अगर आप एडजस्टमेंट जाए यहाँ पे हरियाणा में या आप यूपी में चले जाएं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर है, तो वहाँ पे विंड ईस्टर्ली नहीं है जो है।
लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न इवेंट्स आने से बहुत नहीं बढ़ रहे हैं टेम्परेचर। जैसे मैंने बोला, कल से कम होने शुरू होंगे। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में थोड़ी बहुत मिल रही है और इसमें अब बढ़ोतरी होगी आज से, और कल परसों में जब जाएंगे तो और भी इसमें बढ़ते हुए, तो मैं ये कहूँगा 1-2 तारीख में तो पूरे उत्तराखंड में जो एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की वो मिलेंगी और टेम्परेचर काफी कम होंगे। ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी थाना क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर मामले की जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मौके से गौ तस्करी के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लगातार सामने आ रही कई घटनाओं के बीच पथरी क्षेत्र के खादर इलाके में पुलिस और एक तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा है। पथरी क्षेत्र में कल रात एक देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है, उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था। इसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है अराजक तत्वों के खिलाफ, यहां पर हरिद्वार में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यह सूचना के माध्यम से पुलिस को मालूम चला कि जो पथरी थाना क्षेत्र है वहां पर कुछ जो तस्कर हैं वो गो कृषि यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो उसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो जब जो गो तस्कर है उसको जब पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर ही फायर छोड़ दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जो जवाबी कार्रवाई उसमें उसके पैर में गोली लगने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसको फिलहाल उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती करने के बाद उसका गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। और जिस तरह से जानकारी, मौके पर कितने गौ तस्कर मौजूद थे? देखिए, अभी फिलहाल एक यहाँ पर जो घायल हुआ है उसको ही पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाई है। उसके साथ और कितने गौ तस्कर थे इसकी अभी जानकारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस इसकी छानबीन बिल्कुल कर रही है। मौके से क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ है, कुछ गौमांस या कुछ और? देखिए, एक गाय यहाँ पर बिल्कुल आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जिस तरह से जानकारी मिली है गाय वहाँ पर बरामद पुलिस ने यहाँ पर की है। और साथ ही जो उपकरण गौ तस्करी में यहाँ पर किए जाते हैं वो भी यहाँ पर बरामद किए हैं। बड़ी बात यह है कि यह जो व्यक्ति जो पकड़ा गया है, जो गोली लगने के बाद यहाँ पर पकड़ा गया है, वो मुजफ्फरनगर से फरार यहाँ पर अपनी जो फरारी यहाँ पर काट रहा है, जो पथरी थाना क्षेत्र है। तो एक बड़ी सफलता यहाँ हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है, जो क्योंकि अगर एसएसपी की बात माने तो बिल्कुल ये जो मीर आजम जो पकड़ा गया आरोपी है, ये कहीं ना कहीं पहले से भी इस तरह के जो आरोप हैं इसको पहले भी लगे हैं। और जहाँ मुजफ्फरनगर अगर हम बात करें, जहाँ का ये रहने वाला है, वहाँ पर भी इसके गौ तस्करी और अन्य जो इस तरह के अपराध हैं उसमें ये कहीं ना कहीं संलिप्त रहा है, जिसके वजह से ये वांछित है वहाँ पर भी है। तो पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि इसके साथ और कितने गौ तस्कर वहाँ पर मौजूद थे ये अभी, क्योंकि देर रात का ये मामला है। क्योंकि जो गौ तस्कर है अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, क्या माना जाए पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आएगा और पुलिस का आगे क्या कुछ कदम पुलिस उठा सकती है? देखिए, क्योंकि गौ तस्करी एक बड़ा यहाँ पर अपराध है जिसको लेकर, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है, पथरी जो है, जो जंगल क्षेत्र है,
वहां पर अक्सर इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर प्राप्त होती थी, जिस पर पुलिस ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात ये कार्रवाई यहाँ पर की है। तो कह सकते हैं कि जो इस आरोपी, जो पकड़ा गया आरोपी है मीर आजम, इससे जो पुलिस को सूचनाएं प्राप्त होंगी और उसके पूछताछ में जो बात पता चलेंगी, कहीं ना कहीं और जो तस्कर हैं उनके भी धरपकड़ में पुलिस को कामयाबी यहाँ पर हासिल हो सकती है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि जिस तरह से पुराना इसका रैकेट है, क्योंकि ये पहले भी जेल जा चुका है, मुजफ्फरनगर में भी ये वांछित है, तो कह सकते हैं इसका पुराना ये कारोबार ये रहा है वो तस्वीर। तो इसके साथ कोई ना कोई और व्यक्ति जरूर यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, तो उन तक किस तरह से पुलिस पहुंचती है इसकी छानबीन अभी पुलिस इसकी पूछताछ में करेगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जिसके बाद इसको कोर्ट में पेश कर इसको जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद पुलिस को रिमांड पे लेगी। और ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस की नजर से अपराधियों का बचना लगभग नामुमकिन हो गया है, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे मामले पुलिस विभाग की काबिलियत पर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। तो वहीं आरोपियों को पकड़ने का एक मुख्य जरिया सीसीटीवी कैमरा माना जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे मात्र शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जिसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया जाएगा, जो आरोपियों और अपराधियों को पकड़ने में काफी मददगार साबित होगा। आईटी का जमाना है, अभी आईटी के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, और जितनी भी चीजें जहाँ पे कैमरा, जहाँ पे दो आंखें मतलब कम देखती हैं, उसके जगह पर अगर आप 1000 आंखें कर दें कैमरे के तौर पे, और तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो जितने भी आईटी इनेबल सर्विसेज हैं उसका भी हम यूज करेंगे। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत एक मैंडेटरीली हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लिफ्ट करना है सर्टेन केसेस में। तो ये सब आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएगी ऐसा मेरा विश्वास। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह के सामने महिलाओं का दंगल शुरू हो गया। महिलाओं ने झगड़े में एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। वहीं भीड़ मोबाइल में घटना का वीडियो कैद करती नजर आई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे को लात घूंसों से भी मारा। महिलाओं का ये दंगल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये महिलाएं भीख मांगने का काम करती हैं। झगड़े का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को करीब 18 दिन बीत चुके हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन हर साल सैकड़ों घोड़े खच्चर यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या भविष्य के लिए किसी काम लायक नहीं बचते। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 20 घोड़े खच्चरों ने अपनी जान केदारनाथ धाम रूट के दौरान गंवा दी है, जबकि पशुपालन विभाग इस यात्रा में जानवरों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का दावा जता रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही हमने काफ़ी इस बार तैयारियां करी थी। जो हमारे घोड़े खच्चर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने चारधाम यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले ही छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, जहां जहां घोड़े खच्चर मालिक रहते हैं, वहां पे छोटे कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगा के विभाग के द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिए थे, ताकि इनमें समस्या ना आए। जो घोड़ा चोटिल था, बीमार था या कमज़ोर था, उसको हमने ब्लॉक किया, उसको हमने रजिस्टर नहीं किया उन कैंप्स में। उसी के साथ साथ एक हमने टोटल जो लिमिट रखी थी वो 8000 घोड़ों की रखी थी, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रजिस्टर हुए। उसका सुबह 6 से 8 बजे तक 2000 घोड़े, दिन के 4000 घोड़े चलेंगे, 2000 घोड़े 6 से 8 बजे सुबह तक, और उसके बाद 2000 घोड़े। वो प्रोसेस पूरा चल रहा है। उसी के साथ हमने 40 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिनका पूरा काम जो ट्रैक रूट है उसमें घोड़ों के साथ क्रूरता नहीं हो रही है, घोड़ों के साथ कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, या कोई जो साफ़ सफाई की बात हो, या घोड़े के साथ घोड़े को पानी पीने का और आराम करने का समय दिया जाए, उसको वो पूरा ट्रैक करने के लिए एक 40 मेंबर की टास्क फोर्स टीम बनाई गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना कार्मिकों का पहले रेंडमाइजेशन मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गाब्रियाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर
और 138 मतगणना सहायक और 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। तो वहीं इसी तरह पोस्टल मतगणना के लिए 52 मतगणना सुपरवाइजर और 104 मतगणना सहायक और 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। बता दें कि मतगणना कार्मिकों के पहले रैंडमाइजेशन में कार्मिकों की तैनाती की गई। दूसरे रैंडमाइजेशन में मतगणना कार्मिकों को विधानसभा आवंटन होगा और तीसरे रैंडमाइजेशन में विधानसभा वार मतगणना टेबल आवंटित होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह और उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, अपर सूचना विज्ञान अधिकारी यशपाल और अरुणेश पेन्यूली मौजूद रहे। तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स वो अपना नियुक्त करेंगे काउंटिंग एजेंट्स, तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने उनको ये भी अवगत कराया, हालांकि उससे पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया कि जो काउंटिंग है हमारी सेंटर स्कूल में होगी वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।